अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है। गाइस टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट पोर्चुगल D8 वीज़ा। D8 वीज़ा जिसको डिजिटल नोमैड वीज़ा भी कहा जाता है। कल हम गए थे पोर्चुगल और अब हम फॉर्मली इसको लॉन्च करना चाह रहे हैं कि अब हम जो है वो पोर्चुगल D8 वीज़ा कैटेगरी को भी डील करेंगे। बिकॉज मुझे ऐसा लगता था पहले कि D8 कैटेगरी के लिए आपको मेरी ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें तो आप खुद से अपना केस कर सकते हैं। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, हाउ द प्रोसेस गोना वर्क। अगर आपको लगता है कि आप ये सर्विसेज मुझसे लेना चाहते हैं, आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाएंगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ये पूरा प्रोसेस खुद कर सकते हैं तो इस चांस को मिस मत करें। बिकॉज ये आपके पास चॉइस अभी है, कब तक रहती है और मुझे नहीं पता। ठीक है, डिजिटल नोमैड कब पाकिस्तान से बंद हो जाता है तो मैं आपको इस चीज का तो नहीं बता सकता, लेकिन आई कैन टेल यू कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डिजिटल नोमैड वीजास ऑफरिंग बाय द कंट्रीज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो आपने इस चीज को बड़ा ख्याल से सुनना है और जो चीजें जो पाकिस्तान में आजकल चल रहा है और जो पोर्चुगल में चल रहा है, मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा कि क्या कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से आपका आगे जाके वीजा रिजेक्ट भी हो सकता है। दो तीन चीजें जहन में रखना जरूरी है कि अगर फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान से हैं तो आपका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए डिजिटल नोमैड के लिए। अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड अच्छा नहीं है तो वो मसला होगा आपको। दूसरी चीज जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है दैट इज योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आपको फाइनेंशियली आप कितने स्टेबल हैं ये पोर्चुगल को देखना बहुत जरूरी है। बिकॉज पोर्चुगल ये देखना चाहता है कि जब आप पोर्चुगल आएंगे तो क्या आप सेल्फ सस्टेनेबल हैं, मतलब आप खुद सस्टेन कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन तो नहीं बनेंगे। ठीक है, आपके जो फाइनेंशियल एक्सपेक्ट्स हैं वो क्लियरली कवर्ड होने चाहिए और आप किसी किस्म का बर्डन ना बने पोर्चुगल में। दैट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स की। मेन रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? फाइनेंशियली आपको कितना स्टेबल होना चाहिए, महीने की क्या इनकम होनी चाहिए, बिकॉज इसके अंदर बहुत सी एम्बिग्विटीज हैं। ये वीडियो एज ऑफ टुडे अप्रैल का फर्स्ट वीक है, उसके अंदर मैं शूट कर रहा हूँ। अब आप ये जहन में रखिएगा कि अगर आपकी इनकम 3,480 यूरो महीने की है तो आप डिजिटल नोमैड के अंदर फॉल करते हैं। ठीक है, अगर आपकी इतनी इनकम नहीं है तो फिर आप नहीं करते। तो अगर आपकी ये महीने की इनकम है तो आप डिजिटल नोमैड कैटेगरी को टारगेट कर सकते हैं। तो ये इनकम आपकी कितनी पुरानी होनी चाहिए? देखो, कम से कम 6 महीने पहले आपकी ये इनकम हो गई हो। ठीक है, और आपके जो वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो 1 साल से 2 साल पुराने होने चाहिए। आपके कजन जो कनाडा में रहते हैं उनसे आपने ये इनकम लिखवाई और उसके बाद आप डिजिटल नोमैड कैटेगरी के अंदर आ गए ना, आपने पिछले टैक्स रिटर्न के अंदर ये इनकम डिक्लेयर की हुई। ठीक है, और ना ही आपने इस साल के टैक्स रिटर्न में जो आप जमा करवाएंगे, क्योंकि प्रोसेस में तो 6 महीने लग जाएंगे ना, तो टैक्स ईयर तो आपका कंक्लूड हो जाएगा जून के अंदर। तो ये सारी चीजों का आपने ख्याल रखना है। यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी ये वाली जो इनकम है 3,480 यूरोस की ये महीने की शो होनी चाहिए उसके अंदर। अब ये वाली जो अमाउंट है ये अक्सर पाकिस्तान में जो डिजिटल काम करते हैं तो उसमें से अच्छे खासे सेक्टर की ये वाली जो इनकम है इसको रीच आउट कर लेते हैं। तो इसी वजह से अपॉइंटमेंट्स के ऊपर रश लगा हुआ है और काफी सारे लोग जो है अभी तक अपॉइंटमेंट्स का वेट कर रहे हैं और उनके अपॉइंटमेंट्स नहीं आ रहे। बट इट्स ओके, ये काम थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन दिस इज वन ऑफ द easiest way to enter in Portugal if you have this much of amount। अब एक तो हो गई आपकी ये सैलरी। सैलरी का मतलब ये कि हर महीने आपके पास ये अकाउंट में पैसे आने चाहिए। आपके पैसे डिजिटल वॉलेट के अंदर नहीं आने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप डिजिटली कहीं काम करें तो आपका या तो डिजिटल बैंक अकाउंट खुला हुआ होना चाहिए, वाइस के अंदर आने चाहिए, रेवोलूट के अंदर आने चाहिए। बेहतर यही है कि यही रेमिटेंसेस आपके अकाउंट में पीकेआर में कन्वर्ट होके आ रही हो और आप अपनी ब्रांच जाएं और वहां से आ फॉर्म ले लें। आ फॉर्म जब आप ले लेंगे तो इसका मतलब वो रेमिटेंस के थ्रू आपके पास पैसे आए हैं। तो यू नीड टू मेक श्योर कि यू हैव ऑल द प्रूफ कि पिछले 6 महीने में आपके पास ये इनकम कहाँ आई है। सो आपकी सैलरी जस्टिफाई हो गई। लेकिन सैलरी के साथ साथ सिर्फ जरूरी नहीं कि आपकी सैलरी होनी चाहिए। सैलरी के अलावा आपके अकाउंट में 10,440 यूरो भी मौजूद होने चाहिए एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग वीजा। ये जो पैसे हैं ये ऐसा नहीं है कि आपने फौरन किसी से लेके ये पैसे डिपॉजिट कर दिए, नहीं। ये जरूरी है कि ये पैसे आपके पास पिछले 6 महीने में रखे होने चाहिए इन ऑर्डर टू मेक योर प्रोफाइल बेटर। कर लेते हैं कि पाकिस्तान में किस तरीके से काम हो रहा है और उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखो, पाकिस्तान के अंदर ना ही लोग पाकिस्तान से पोर्चुगल में बैंक अकाउंट खोलते हैं, उनका डिजिटल नोमैड वीजा लग जाता है। डिजिटल नोमैड के अंदर दो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आ रहे हैं। एक,
आपके पास लैक ऑफ नॉलेज है फॉर द होल प्रोसेस। आप लोग 1 साल के रेंटल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते और आपका जब आप एम्बेसी जाते हैं तो एम्बेसी बोलती है कि आप जाके कहाँ रहोगे। आप लोगों ने बुकिंग की हुई होती है 1 महीने की। यू डोंट नीड 1 मंथ बुकिंग। आपके पास 1 साल सर छुपाने के लिए जहां से भी आपने रेंटल एग्रीमेंट लिया है वो होना जरूरी है। अगर वो नहीं होगा, चांसेस के एम्बेसी जो है आपका वीजा रिजेक्ट कर दे। दूसरी चीज, लोग मुझे जो अप्रोच कर रहे हैं मुझे बता रहे हैं कि यार हमने तो बैंक अकाउंट नहीं खोला था और ना ही हमने वहां पे पैसे पार्क किए थे, लेकिन हमारा फिर भी वीजा लग गया। आपका वीजा लग सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, विदाउट हैविंग अ बैंक अकाउंट इन पोर्चुगल और विदाउट शोइंग एनी काइंड ऑफ बैंक स्टेटमेंट इन पाकिस्तान। आपने पोर्चुगल में अकाउंट नहीं खोला तो आप बैंक स्टेटमेंट पाकिस्तान की दिखाएंगे, लेकिन इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने पाकिस्तान से केस परसू किया, आपकी इनकम पाकिस्तान में आ रही है, आपकी बैंक स्टेटमेंट पाकिस्तान में आ रही है, दैट इज वन थिंग। लेकिन अगर आप अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो उसके अंदर अगर आपका बैंक अकाउंट पोर्चुगल में खुला हुआ है, आपने वहां पे बैलेंस मेंटेन किया हुआ है और आपकी सैलरी उस पोर्चुगीज बैंक अकाउंट में आ रही है, आपका केस स्ट्रॉन्ग करती है। अगर आपने पाकिस्तान से परस्यू किया और पाकिस्तान में ना ही आपने कोई बैंक अकाउंट दिया ना ही कुछ दिया, सो D8 कैटेगरी में स्पेसिफिकली ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब आपका वीजा स्टैंप होके आ रहा है उसके अंदर जब आपने आईमा के अंदर जाके बायोमेट्रिक देने हैं उसकी डेट नहीं लिखी हुई आ रही, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच वी पाकिस्तानीज आर फेसिंग इन पोर्चुगल। अब इसमें होता क्या है कि सिंस आपकी डेट नहीं लिखी हुई बट आपके अंदर 120 दिन का वीजा है, सिंस आपकी बायोमेट्रिक की डेट नहीं आ रही, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू विल नीड टू कम टू पोर्चुगल, गेट अ लॉयर और उसके थ्रू आपने अपॉइंटमेंट लेना है आईमा के दफ्तर की। ऐसा नहीं है कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, बट जस्ट इन केस कि फॉर एग्जांपल आप आए, आपने आईमा की अपॉइंटमेंट लेने के लिए किसी वकील को बोला, वकील आपकी 120 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाई, तो यू विल नीड टू गो बैक। सिंस आप पाकिस्तान से केस करें, चीजें पूरी नहीं करें, तो इसी वजह से गवर्नमेंट ये बोलती है कि आप आओ, बाकी का रिमेनिंग प्रोसेस करो और रिमेनिंग प्रोसेस के बाद आप अपॉइंटमेंट लो। बट यही केस आप पाकिस्तान से अगर किसी लीगल कंसल्टेंट के साथ काम करते हुए ये प्रोसेस करते हैं, जिसमें आप बैंक अकाउंट भी खोलते हैं, सैलरी भी ट्रांसफर करते हैं, सारी चीजें करते हैं, सो उसके अंदर चांसेस हैं कि आपका वीजा लगेगा D8 कैटेगरी का। तो डेट लिखी हुई होगी, यू विल कम हैसल फ्री, आप जाएंगे, बायोमेट्रिक्स करेंगे एंड यू विल गेट योर TRC विद इन 60 days। सो दिस इज हाउ द प्रोसेस इज, बट चेंजिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्रोफाइल टू प्रोफाइल। ये वेरी करता है बंदे की प्रोफाइल के ऊपर। अब अक्सर सवाल आता है कि यार असद, क्या मैं अपनी फैमिली को इसके अंदर इंक्लूड कर सकता हूँ? आप बिल्कुल अपनी फैमिली को इंक्लूड कर सकते हैं। पाकिस्तान से अगर आप, काफी सारे कंसल्टेंट जो पाकिस्तान में बैठे हुए वो डबल पैसे कमाने के लिए, प्राइम एप्लीकेंट शुड कम फर्स्ट और उसके बाद D6 कैटेगरी के अंदर उसका फैमिली रियूनिफिकेशन का प्रोसेस करेंगे और उसके हम और पैसे उससे लेंगे। बट दिस इज नॉट हाउ वी आर डूइंग इट। ठीक है, हम, अगर आपकी इनकम ज्यादा है, अगर आप डिपॉजिट ज्यादा शो कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी फैमिली के साथ भी ट्रैवल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी वाइफ है तो 1740 यूरो आपकी इनकम ज्यादा होनी चाहिए। सो अब रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट इज योर वैलिड पासपोर्ट, 6 महीने से ऊपर का होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट 10,000 यूरो से ज्यादा होनी चाहिए, इनकम तकरीबन 3,500-4 हजार यूरो तक होनी चाहिए। फैमिली के साथ आना चाह रहे हैं तो तकरीबन हाफ ऑफ द अमाउंट, ठीक है। बच्चे के साथ आना चाह रहे हैं तो 1,000 यूरो। सो ये सारी चीजें। इसके अलावा आपका रेंटल एग्रीमेंट 1 साल का होना चाहिए। 1 महीने का शो करोगे तो वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। ये आपके पास स्क्रीनशॉट भी लिखे हुए आ रहे हो, परेशान होंगे आप आगे जाके। So these are the basic things which are important in order to pursue your D8 visa category. ये वो चीजें जिसका आपने ख्याल रखना है। And if you want to start your process with AN Access, we would love to help you out. So you can always share your profile. Number नीचे आ रहा है description में. Get in touch with us and we can evaluate your profile and see if there are any blunders. ठीक है, तो उन blunders को खत्म करके हम आपका केस pursue कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। प्लीज ये वीडियो उन लोगों से शेयर करते हैं जो डिजिटल नोमैड कैटेगरी के ऊपर, जो कोई और कंट्री चूज कर रहे हैं और पोर्चुगल का उनको नहीं पता। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद देम सो दैट दे कैन मूव टू पोर्चुगल, get the first TRC for 2 months. They will have the TRC renewed for 3 years. And after 3 years, they can apply for the Portuguese citizenship and avail Portuguese passport, which is the third strongest passport at this point of time. So guys, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड इफ यू हैव एनी कंसर्न, डू राइट इन द कमेंट्स सो दैट आई कैन रिप्लाई टू देम। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ciao।